हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल गाइड। आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ राइट टू इक्वलिटी, जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन से, जो है राइट टू इक्वलिटी आर इन विच आर्टिकल्स। सो वी हैव फोर ऑप्शंस: ए आर्टिकल 14 टू 18, बी आर्टिकल 18 टू 19, C Article 20 to 21, and D Article 32. And the answer is option A, Article 14 to Article 18. The next question is, the rule of law is found in which article? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। के.वी. डाइसी ने अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में डेवलप किया था रूल ऑफ लॉ को। तो रूल ऑफ लॉ कहता है कि देयर इज़ नो वन अबव लॉ। लॉ से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई आम नागरिक। अगर हम में से कोई ऐसा एक्ट करेगा जो लीगली जस्टिफाइड नहीं है, तो लॉ हमें इक्वल ट्रीट करेगा और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे डालेगा। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द रूल ऑफ लॉ कहाँ होता है। तो अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं कि रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कन्फाइंड टू whom? वी हैव फोर ऑप्शंस, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि आर्टिकल 14 क्या करता है। तो आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वलिटी। किसको? ये सिटीजन्स को, कॉरपोरेशंस को, इवन फॉरेनर्स को भी इक्वलिटी की गारंटी देता है। ये सबके लिए इक्वल। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए में दिया गया है द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, बी टू एनी पर्सन, एंड सी टू सिटीजन्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब हमें देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो है टू एनी पर्सन, ईदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और foreigners. Let's move towards our next question. Article 14 of the Constitution of India has been influenced by the Constitution of which of the following countries? Option A, USA, option B, Canada, option C, Japan, and option D, South Africa. अब हमें बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है, एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, यूएसए। अब हम बात करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 फर्स्ट फंडामेंटल राइट है जो इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? तो आर्टिकल 14 दो तरह से काम करता है, एक है पॉजिटिव अप्रोच और एक है नेगेटिव अप्रोच। तो नेगेटिव अप्रोच है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, जो कहती है कि हमें प्रोहिबिट करना चाहिए किसको? अनइक्वल ट्रीटमेंट को। और पॉजिटिव अप्रोच है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, जो कहती है हमें डिमांड करनी चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट की। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है और ये बेस्ड है रूल ऑफ लॉ पे। रूल ऑफ लॉ जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा लेडी जस्टिस, जो ब्लाइंड फोल्डेड होती है और उसके सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान किस पोजीशन पे है, किस रैंक पे है। वो लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा और इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बेस्ड है अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे, और ये कहता है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉज,
ये कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान पे हर एक लॉ अप्लाई हो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि दो लोग जो अलग सिचुएशंस में हैं, जिनकी सिचुएशंस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, उनके ऊपर ज़रूरी नहीं कि एक जैसा लॉ अप्लाई किया जाए। उन पे अलग अलग तरह का लॉ उनकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जो था इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 किस किस को अवेलेबल होता है। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं: ए सिटीजन्स, बी नॉन सिटीजन्स, सी both A and B, that is citizen and non-citizens, and option D none of the above। तो अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, both A and B, that is citizens and non-citizens। Now the next question is the term equality in Article 14 of Indian Constitution means what? So we have four options. Option A, equal opportunity to participate in affairs of state. Option B, equality of opportunity. Option C, distribution of equal wealth. And option D, equality before law and equal protection of laws। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन डी, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नाउ द क्वेश्चन इज द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ contained in Article 14 is available to whom? Option A, natural person only. Option B, legal person only. Option C, citizen of India. And option D, all persons whether natural or legal। अब देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर आप चाहें तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी किस किस को अवेलेबल है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल पर्सन्स वेदर नेचुरल और लीगल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज discrimination by law in the marriageable age of boy, that is 21 years, and a girl 18 years, is what? Is it offend under Article 14 or not? So let's see the options. Option A, offend under Article 14 of Indian Constitution. Option B, does not offend under Article 14. Option C, it is against rule of law. Or option D, violates the human rights। So let's see the right answer of this question. And the right answer is option B, that is not an offense under Article 14 of the Indian Constitution, because it comes under the exception of Article 15 clause 3। So let's move towards our next question। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज़ a law which disqualifies a person with more than 2 children from holding the post of panch or sarpanch is valid and not violative of Article 14 of the Constitution, in which of the following cases of the Supreme Court gave such decision? And the options are option A, that is PUCL versus Union of India। Option B, Javed versus State of Haryana। Option C, Indra Jaising। And option D, Muhammad Aslam versus Union of India। And the right answer of this question is option B, that is Javed versus State of Haryana। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।